कि आप लोगों को पता है कि आज है सेकेंड सप्ताह का सेकेंड दिन है, तो हम लोग इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के बारे में सीखेंगे, जिसे हम लोग आईक्यू बोलते हैं। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि इसका आईक्यू लेवल ठीक है, इसका आईक्यू लेवल कम है, इसका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा है, जिससे व्यक्ति बहुत तेज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के वर्गीकरण देखेंगे। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट को हम लोग बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में ये पढ़ना है। ठीक है, जिसे हम लोग बिहेवियर साइंस बोलते हैं, उसमें साइकोलॉजी का ये पार्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। इसमें दो वर्ड है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि। ठीक है ना, बुद्धि। इंटेलिजेंस का परिभाषा होता है बुद्धि वह मानसिक क्षमता है। देखिए, इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि जो होता है, यह एक आपका मेंटल कैपेसिटी होता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया होता है जो मन में चलने वाला होता है। इसीलिए इसे एक मानसिक क्षमता कहा जाता है, क्योंकि क्षमता इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस बुद्धि अलग अलग होता है। किसका क्या मानसिक क्षमता है वह सब में अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मानसिक क्षमता बोलते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, समझता है, तर्क करता है, समस्या का समाधान करता है तथा नई परिस्थितियों में स्वयं को ढालने का काम करता है। तो बुद्धि के द्वारा बेसिकली अगर हमारा बॉडी है और बुद्धि काम करेगा ही नहीं, इंटेलिजेंस हमारा काम करेगा ही नहीं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि सारा जीवन बेकार हो जाएगा। ठीक है, ना हम कुछ सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना अपने समस्याओं को समाधान करने का कुछ उपाय करेंगे। कोई ऐसा कठिन परिस्थिति आ जाएगा तो वहाँ पे खुद को नहीं ढाल पाएंगे। तो तमाम ऐसे समस्या आने लगती हैं जब बुद्धि आपका या किसी का भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस बुद्धि का मतलब ही होता है मानसिक क्षमता, मन की एक ऐसी क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, पढ़ता है, समझता है। तो ये चीज़ें हैं, बात समझ गए ना। तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है, सीधा समझिए, और एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को पढ़ता है, लिखता है, समझता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है, नई परिस्थितियों में खुद को ढालता है। ये सारा चीज़ बुद्धि के ही द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बुद्धि आप लोग समझ गए। अब बातें आती है कि कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जो बुद्धि को अपने तरीके से परिभाषित किए। ठीक है, जैसे अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की एक विधि जिसे अल्फ्रेड बिनेट ने बनाया था, आईक्यू लेवल को जो मापने का तरीका है उसे अल्फ्रेड बिनेट ने बनाया था। और अल्फ्रेड बिनेट टेस्ट का इस्तेमाल जो है बुद्धि आईक्यू लेवल चेक करने के लिए भी किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, अल्फ्रेड बिनेट ने कहा कि बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति निर्णय लेता है, समझता है और तर्क करता है। वही बात है जो मैंने ऊपर बताया। अल्फ्रेड बिनेट ने कहा कि बुद्धि एक ऐसी क्षमता है, कैपेसिटी है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, समझता है किसी चीज़ को और फिर उस पर अपना तर्क करता है, बात करता है। तो ये अल्फ्रेड बिनेट ने जो मैंने आपको परिभाषा में समझा दिया, उसी बात को सेम यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़, निर्णय लेता है, समझता है और तर्क करता है, इस तीन चीज़ को इन्होंने बताया। उसके बाद विलियम स्टर्न ने बताया, इन्होंने इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा आईक्यू शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो विलियम स्टर्न ने किया। ठीक है, लेविस टर्मन इन्होंने बिनेट के परीक्षण, ये जो अल्फ्रेड बिनेट ने आईक्यू लेवल चेक करने के लिए जो इन्होंने पैमाना बनाया था, तो इस बिनेट के परीक्षण को इन्होंने संशोधित कर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बनाया। ठीक है ना, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो कि आईक्यू लेवल को ही टेस्ट करता है, लेकिन बिनेट के कुछ त्रुटियां रही होगी तो उसको संशोधन किसने किया, लेविस टर्मन ने किया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ये सब नॉलेज के लिए है, लेकिन चूँकि नॉलेज के लिए क्या है, विलियम स्टर्न ने आईक्यू लेवल का पहला आईक्यू शब्द का प्रयोग किया, लेविस टर्मन ने बिनेट के परीक्षण में कुछ संशोधित कर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बनाया। ठीक है, और बाकी परिभाषा तो अल्फ्रेड बिनेट ने ही दे दिया था बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। ओके, देखिए, बिहेवियर साइंस मेंटल हेल्थ सेकेंड ईयर में कोई हार्ड नहीं है। जो रेगुलर क्लास करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए कोई हार्ड नहीं है। जो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं उनको तो दिक्कत होना ही है, होगा ही।
अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कि बुद्धि लब्धि क्या होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बुद्धि का एक संख्यात्मक न्यूमेरिकल माप होता है, न्यूमेरिकल मेजर होता है। ठीक है, जो यह बताता है कि व्यक्ति की मानसिक आयु, मेंटल एज और उसकी वास्तविक आयु जो चल रही होती है क्रोनोलॉजिकल एज की तुलना में कितनी है। ठीक है ना। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बताता है कि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बुद्धि लब्धि कितना है, यानी उसका मेंटल एज, मानसिक आयु और उसका वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज दोनों में तुलना बताता है। ठीक है, कितना अंतर है इस चीज़ को बताता है और इसी से आईक्यू लेवल निकलता है। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो है क्या करता है, यह एक न्यूमेरिकल माप है, यह एक नंबर में मापता है कि किस व्यक्ति का जो बुद्धि होगा, आईक्यू होगा, वह कितना होगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट एक न्यूमेरिकल मेजर है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु से कितनी अधिक है या कम है, यह तुलना करता है। ठीक है, अब ये आप समझेंगे मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। ठीक है, आईक्यू का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आईक्यू का फार्मूला होता है ऊपर में मानसिक आयु, मेंटल एज और नीचे में क्रोनोलॉजिकल एज और इनटू में 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत काम का है, आईक्यू लेवल का फार्मूला एग्जाम में पूछ देता है। तो ऊपर में होता है MA, नीचे में होता है CA और इनटू में होता है 100। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और इनटू में 100, यह निकलता है आईक्यू। ऊपर में मेंटल मानसिक आयु, ठीक है, C एक्चुअल आयु कितना है। ठीक है, और तब निकलता है आईक्यू लेवल। उदाहरण के लिए अगर आपको समझना है तो यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसका आयु कितना होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चा का मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है तो 10 वर्ष दे दिए ऊपर में मेंटल एज, वास्तविक क्रोनोलॉजिकल एज 8 वर्ष है तो 8 नीचे में इनटू में 100। ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, अर्थात बच्चा औसत से अधिक बुद्धिमान है। देखिए, अगर इतना समझ लीजिए, इतना सीधा समझ लीजिए, एक्चुअल जो आपका एज है, वास्तविक आयु है, अगर वास्तविक आयु से अधिक अगर आयु आपके मानसिक आयु का चल रहा है तो कहने का मतलब वह व्यक्ति या वह बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। समझ गए। अगर मानसिक आयु एक्चुअल आयु से कम होगा तो आईक्यू लेवल भी कम आएगा, सीधा समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानसिक आयु बच्चा का, उसके एक्चुअल आयु 8 वर्ष है लेकिन उससे आगे चल रहा है उसका मानसिक आयु, तो आगे चल रहा है मतलब वो काफ़ी तेज होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला से भी यहाँ पे निकल गया। अब ये 125 किस कैटेगरी में आता है, आईक्यू के जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने से कितने आईक्यू लेवल के व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखा जाता है, आप लोग को आगे वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे है आईक्यू का क्लासिफिकेशन, देख सकते हैं। तो देखिए स्टैनफोर्ड बिनेट क्लासिफिकेशन, इसे पारंपरिक वर्गीकरण बोला जाता है। जो स्टैनफोर्ड बिनेट क्लासिफिकेशन यह जो है किया गया। ठीक है, आईक्यू लेवल, और यह पारंपरिक जो ज़्यादातर जो जांचा जाता है इसी पर बेस होता है। ठीक है, इधर आईक्यू लेवल होगा और इधर क्लासिफिकेशन होगा। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि बुद्धि क्या होता है, बुद्धि परीक्षण के मेथड बताएं और बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण बताएं। तो यहाँ पे बुद्धि क्या होता है बता ही दिए, परीक्षण आगे बताएंगे उसका प्रकार, और अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया क्या चीज़, यहाँ पे वर्गीकरण अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए वर्गीकरण आईक्यू है और इधर वर्गीकरण है, समझ गए बातों को। तो यहाँ पे देखिए आईक्यू लेवल 140 और इससे अधिक, ध्यान दीजिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। आईक्यू अगर 140 है या इस 140 या फिर इससे अधिक अगर किसी का आईक्यू लेवल आ रहा है मतलब वह काफ़ी सुपीरियर है, जीनियस, अति प्रभावशील बोलते हैं। एक होता है प्रभावशील सुपीरियर और एक होता है वेरी सुपीरियर। ठीक है, सबसे टॉप में आता है यही जिसे जीनियस या वेरी सुपीरियर, अति प्रतिभाशाली बोलते हैं। ठीक है, 140 या इससे अधिक वाले व्यक्ति को। अब 140 यहाँ पर ले चुके हैं तो 140 से कम 139 तक लेंगे, तो 139 तक तो लेंगे ही, कहाँ से, तो 120 से 139। ठीक है, इस वाले एरो में हमेशा पूर्ण डिजिट वाला होगा, 140, 120, 110 ऐसे करके, और यहाँ पे हमेशा एक कम होगा, जैसे 140 है तो 39 है, 39 यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 19 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक कम आते जाएगा पूर्ण अंक से। ठीक है, अब देखिए
140 या इससे ऊपर होगा अति प्रभावशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली। अब हम 40 से कम लेंगे यानी 39 तक। तो 120 से लेकर अगर 39 तक किसी का आईक्यू लेवल है तो मतलब वह सुपीरियर है यानी प्रतिभाशाली है, ठीक है। आगे आता है 110 से 119। 110 से लेकर 119, क्योंकि 120 से 139 ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे 110 से 119 यह हाई एवरेज होता है, उच्च औसत के व्यक्ति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे 90 से लेकर 109। यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि 90 से लेकर 109 यह जो होता है आपका क्या होता है, यह आपका औसत एवरेज होता है, ठीक है। क्या होगा, 90 से लेकर 109 तक के जो व्यक्ति होता है वह औसत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 80 से लेकर, चूँकि 90 से 109 ले चुके हैं तो अब हम लेंगे 80 से 89 तक। तो 80 से 89 तक जो होता है लो एवरेज होता है, एवरेज तो यहाँ है, इससे लो एवरेज होता है, ठीक है। 70 से 79 वाला बॉर्डर लाइन पर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 70 से 79 तक जो होता है वह बॉर्डर लाइन सीमावर्ती होता है, आसपास होता है। और 70 से कम वाले जो होते हैं वह बौद्धिक अक्षमता के होते हैं। 70 से कम यानी 69 तक यह इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता यानी ठीक ढंग से बातचीत नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति लॉजिक नहीं लगा पाता है, 70 से कम वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से याद रखिए कि 140 या इससे ऊपर जो होगा वह जीनियस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग वेरी सुपीरियर बोलते हैं। अब 120 से 139 जो होगा वह सुपीरियर यानी प्रतिभाशाली होगा। 110 से 119 जो होता है हाई एवरेज का होता है, ठीक है, यानी औसत से यह ऊंच होता है, ठीक है ना, जो औसतन होता है उससे ऊंचे कैटेगरी का ये होता है। 90 से लेकर 109 तक जो होता है वह एवरेज में आता है, औसतन आता है, जो व्यक्ति ज़्यादातर औसतन ही होता है। 80 से 89 जो होता है लो एवरेज वाला होता है, यानी एवरेज से भी कम आईक्यू लेवल वाला व्यक्ति होता है, जो 80 से 89 वाला होता है। 70 से 79 वाला बॉर्डर लाइन होता है, ठीक है, और 70 से कम जिसका अगर है तो उसका इंटेलेक्चुअल रूप से वह डिजेबिलिटी होता है, बौद्धिक अक्षमता होता है, ठीक है। अब बात आती है आईक्यू परीक्षण के प्रकार। तो बेसिकली आईक्यू परीक्षण के दो प्रकार है, एक इंडिविजुअल मेथड, ठीक है, एक है व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में क्या होता है, तो व्यक्तिगत परीक्षण में स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल होता है और दूसरा होता है वेसलर, ठीक है ना, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल होता है, ठीक है। ये एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण होता है, यह अधिक विश्वसनीय होता है। तो ये जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है इसमें स्केल के माध्यम से जो है व्यक्ति का परीक्षण होता है, ठीक है, जो अभी मैंने आईक्यू बताया इसमें स्केल के माध्यम से व्यक्ति का आईक्यू लेवल निकाला जाता है, ठीक है, और एक व्यक्ति का एक ही समय में एक ही व्यक्ति का होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए इसमें जो इस्तेमाल होने वाला मेथड है वह स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है, जो मैंने आपको ऊपर वर्गीकरण बताया, उसी वर्गीकरण को यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जो है मेंटल एज निकाल कर और उसको जो है आईक्यू के फार्मूला से क्या करते हैं, निकालते हैं और फिर देखते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस वर्गीकरण के माध्यम से कि किस कैटेगरी का ये व्यक्ति है, ठीक है ना। वेसलर इंटेलिजेंस स्केल होता है, यह दो तरीके से हम लोग आईक्यू का क्या करते हैं, पर्सनल तौर पर पर्सनली चेक करते हैं। एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण होता है, यह अधिक विश्वसनीय होता है, मतलब ज़्यादा ट्रस्टेड होता है पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जो परीक्षण होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ ग्रुप टेस्ट जो होता है, यह ग्रुप टेस्ट जो होता है सामूहिक परीक्षण जो होता है, यह सामूहिक परीक्षण ग्रुप में होता है, वह पर्सनल था और यहाँ पे ग्रुप में है, ठीक है। एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण होता है, इसमें समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट। तो इतना समझिए कि जो ग्रुप टेस्ट है इसमें एक साथ अनेकों व्यक्तियों को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उनके बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, समस्या को हल करने के ये सब स्किल देखा जाता है। और यह जो है एक साथ कई जो है लोगों के साथ होता है, ग्रुप में होता है, इसलिए इसमें समय की भी बचत होती है और एक समय में बहुत सारे लोगों को टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण हो जाता है, समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट, यह आर्मी में अधिकारी बनने के लिए समूह में टेस्ट किया जाता है और उसमें से जो पास होता है उसको जो है एक अधिकार, एक पदभार सौंपा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक जगह पर ग्रुपों में जो टेस्ट होगा वह जो है होगा आपका ग्रुप टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से जो है आपको
अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो साइमन बिनेट परीक्षण होता है, यह भी जो है आपका इंटेलिजेंस का ही जो है आपका क्या होता है, साइमन बिनेट जो परीक्षण होता है वह पर्सनल तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, साइमन बिनेट स्केल जो है वह पर्सनल में उपयोग होता है, ध्यान रखिए। अब आ गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आईक्यू को प्रभावित करने वाले आईक्यू जो होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बुद्धि लब्धि, इसको प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है। तो इसको प्रभावित करने वाला कारक पहला तो ये आनुवांशिक होता है। ठीक है, पहला ये आनुवांशिक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ठीक है, जैसे आपके परिवार में बुद्धि होगा वैसे ही चलते रहता है। पर्यावरण का भी इफेक्ट पड़ता है, पोषण का भी इफेक्ट पड़ता है, शिक्षा का भी इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ का भी इफेक्ट पड़ता है, पारिवारिक वातावरण कैसा है इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के सारे चीज़ का इफेक्ट पड़ता है एक बुद्धि के ऊपर, और बुद्धि तेज, मध्यम, धीमा, इन सब कारणों से भी होता है। तो याद रखिएगा, आनुवांशिक, पर्यावरण कारण, पोषण से संबंधित कारण, शिक्षा से संबंधित कारण, हेल्थ से संबंधित कारण, पारिवारिक इन्वायरमेंट से संबंधित कारण, ये सब के सब आईक्यू को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसमें मैं सीधा पॉइंट दे दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें सब में अगर आपसे पूछे तो सब में एक एक दो दो लाइन लिख देंगे कि पर्यावरण दूषित होने से मन पर, बुद्धि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बुद्धि आईक्यू लेवल जो है कम होगा। पोषण ठीक ढंग से नहीं लेने से, अच्छा आहार नहीं लेने से यह हमारे मन, हमारे बुद्धि को भी क्या करता है, खराब करता है। ठीक है, अच्छे शिक्षा से अच्छे बुद्धि की प्राप्ति होती है और आईक्यू लेवल बढ़ता है। ठीक है, हेल्थ, अच्छा हेल्थ है, बढ़िया हेल्थ है, एकदम ठीक है सब चीज़, तो ये भी बुद्धि को बढ़ाएगा। पारिवारिक वातावरण कैसा है, परिवार में क्या आपको बेहतर मिल रहा है, क्या सपोर्टिंग है या फिर झगड़ालू है परिवार में लोग, तो ये भी परिवार का वातावरण भी डिपेंड करता है। तो ये सब को आप एक एक दो दो लाइन सब में डिस्कस करना होता है, जो आप खुद से भी करेंगे अगर मैं पॉइंट बता दिया तो। ठीक है, आगे पॉइंट आता है कि नर्सिंग में इसका महत्व क्या है आईक्यू का। तो नर्सिंग में इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का अपने आप में एक अलग महत्व है। जैसे किसका मानसिक स्थिति कैसा है, इसको आकलन करने के लिए हम आईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कि किसका मानसिक स्थिति कैसा है आईक्यू से पता चलेगा ना। विशेष बच्चों की पहचान करना कि कौन से बच्चे किस ग्रुप का है। पुनर्वास योजना बनाना, इससे पता चलेगा कि अगर कोई मेंटली डिजेबिलिटी है, मानसिक रूप से अगर आईक्यू कमज़ोर है तो उसको हम अलग पुनर्वास करके उसे बेहतर कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में उपयोग होता है, मेंटल जो हेल्थ होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा एवं परामर्श में सहायता मिलता है, किससे, आईक्यू से। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, समझ गए। देखिए, पढ़ने वाले बहुत कम ही हैं और वो बाद में रोते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री लग गई, बैक लग गई, और नहीं पढ़ते हैं। दिक्कत खुद को होता है और जो है वो अपने आप को कोसेंगे, समय को कोसेंगे, टीचर को कोसेंगे, और जब पढ़ना है तो पढ़ते नहीं हैं। तो मैं सीधा कहने का मतलब है, आधे घंटे में वीडियो डालता हूँ, फिर से नेक्स्ट डे डलता है 24 घंटे के बाद ही। उस बीच में कभी भी समय मिलता है, प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 से 25 का, आप जाकर देखिए। जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तब तो पढ़ाई का असली मतलब होता है। कि आए यार 2 मिनट वीडियो खोल लिए और मन नहीं लगा तो छोड़ दिए, तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होता है, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।